Hey guys, what's up? Welcome to our channel Knowledge He's by Dipanshu Malhotra. Our today's topic is French Revolution and the idea of the nation. Basically, in this video, we will discuss about the measures adopted by the French people, the Napoleon Code, okay, and then we will discuss the conservatism and then liberalism, okay, and at the end of the topic we will discuss about the revolutionary activities in French Revolution. Okay, so we will discuss it one by one. So let's start. So French Revolution was the period from 1789 to 1799. फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, किस तरह लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन किया, क्या क्या मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए, वो सब डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेजर्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज द्वारा, यानी फ्रांस के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या क्या मेजर्स इंट्रोड्यूस किए. तो जो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने जितने भी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए वो बेसिकली इस तरह के मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जो कि देश में यूनिटी का काम करें, यूनिटी फैलाने का, ठीक है ना, यानी एकता की भावना लोगों में आनी चाहिए. तो सबसे पहला उन्होंने काम किया, आइडिया फैलाया ला पात्रे का. ला पात्रे वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब है द फादरलैंड. जैसे इंडिया में कहते हैं भारत माता, वहाँ पे जो है फ्रांस पिता. ओके, तो ऐसे ध्यान पे रखने. ला पात्रे द फादरलैंड एंड द ला सितोयन द सिटीजन. उन्होंने बोला कि द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ला सितोयन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी. ये दो वर्ड्स जो हैं कम्युनिटी को यूनाइट करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे. इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. उसके बाद न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग. भैया झंडा, जैसे भारत का झंडा है ना, झंडे के आगे सभी लोग जो है सर झुकाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट. ओके, सो न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग वाज अडॉप्टेड एंड रिप्लेस्ड बाय द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. यानी पहले राजा के सामने सिर झुकाना पड़ता था, अभी जो है झंडे के सामने जो है, ठीक है. उसके बाद एस्टेट्स जनरल जो थी, एक बॉडी थी जो कि इलेक्टेड बाय द एक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स, इट वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली. नेशनल, क्योंकि ये वर्ड्स जो है नेशनल असेंबली, ये एक तरह से किसका प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है भाई लोग, ठीक है. उसके बाद न्यू हाइम्स वर कंपोज. हाइम्स का मतलब होता है भजन. न्यू ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड. मार्टियर्स माने शहीद. शहीद लोग जो हैं वो सभी जो कमेमोरेट हुए, दे ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ठीक है ना, देश के नाम पे. यानी जो हाइम्स कंपोज किए गए, जो ओथ्स ली गई, जो शहीद लोग हुए, वो सभी किसके नाम पे, देश के नाम पे, ठीक है. एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज. यूनिफॉर्म लॉज का मतलब है कि सभी के लिए एक कानून, ठीक है ना, किसी के लिए अलग कानून नहीं चलेगा, सभी के लिए एक ही कानून होगा फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है. जिससे यूनिफिकेशन की भावना आएगी, यानी राष्ट्रीयता की भावना आएगी. दूसरे मेजर्स और इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड. तो फ्रांस में पहले क्या होता था कि यानी फ्रांस के अंदर ही अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको जो है क्या पे करनी पड़ती थी, कस्टम ड्यूटी पे करनी थी. कस्टम ड्यूटी इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है, एक तरह का टैक्स है, वो जो है अबॉलिश किया गया. एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स आपसे पूछ लेगा कब, किस देश ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था, तो ध्यान रखना फ्रांस ने किया था. कब किया था, 1790 में. ओके, तो ध्यान पे रखना. रीजनल, इसमें बेसिकली होता क्या था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में इसमें बेसिकली कस्टम ड्यूटी जो लगती थी फ्रांस के अंदर, वो जो है अबॉलिश कर दी गई, ठीक है. उसके बाद जो है रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, ठीक है. फ्रेंच भाषा जो है वो बोली जाने लगी और लिखी जाने लगी, कहाँ पे, पेरिस में. एंड इट बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. यानी एक देश में एक ही भाषा बन गई, वो क्या थी, फ्रेंच भाषा. उसके बाद आता है मिशन ऑफ द फ्रेंच पीपल. फ्रेंच के लोगों का मिशन क्या था, पहला मिशन था टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म. डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है, डेस्पोटिज्म का मतलब है कि जब कोई भी देश जो है वो किस तरह की पावर यूज करता है, एब्सोल्यूट पावर. एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या है, जो कि अनरेगुलेटेड हो. अनरेगुलेटेड माने उसके ऊपर किसी कंट्रोल ना हो. अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है. अब ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है किसके द्वारा रेगुलेट हो रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा.
ठीक है ना, बीजेपी गवर्नमेंट या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बोलें तो किसके द्वारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से उसको पावर मिली है ना। अगर ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से जो भी कर लेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पावर कहेंगे, ठीक है, जो कि फ्रांस में उस वक्त था। तो लिबरेट का मतलब है बेसिकली आज़ादी दिलवाना, तो आज़ादी दिलवाई, वो दिलवाना चाहते थे यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म से, ठीक है, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, और बाकी देशों को भी मदद करना चाहते थे कि आप भी जो है एक राष्ट्र बने। इस तरह से क्या फैलाएं आप, यूनिफॉर्मिटी फैलाएं, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी के हम मेजर्स पढ़ चुके हैं क्या क्या फ्रांस के लोगों ने किए। उसके बाद फ्रेंच पीपल पार्टिसिपेशन एंड मास पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप, किन किन लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन दिखाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी कि युवा, है ना, यूथ होता है युवा, तो युवा, युवा का उल्टा होता है सर वायु, ठीक है, वायु, ठीक है, यानी कि अगर इस वायु को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया जाए तो सही है, ठीक है, वही कहते हैं ना, युवा को भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये युवा की जो हवा है, अगर उसका रुख गलत तरफ मोड़ दिया जाए तो युवा जो है बिगड़ सकता है, ठीक है ना, जैसे बच्चे आजकल के बिगड़े हुए हैं। तो युवा जो है सही डायरेक्शन में अगर लेके जाया जाए, उनकी एनर्जी सही जगह चैनलाइज की जाए, तब जो है वो देश के लिए एक तरह से एक एसेट का काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले किन्होंने काम किया, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि युवा जोश से भरा होता है, ठीक है ना, एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, और एजुकेटेड मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, एंड दे बिगन सेटिंग अप द जैकोबिन क्लब्स, इन्होंने एक एक तरह से आप कह सकते हो एक प्रेशर ग्रुप बनाया जिसको जैकोबिन क्लब्स कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया, एंड दे कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये जो आइडिया था, ये जो एक भावना थी राष्ट्रीयता की, ये इन्होंने जगह जगह फैलाया, ठीक है, दूसरे देशों में, कि भाई आपको भी एक नेशन बनना है, ठीक है ना। और नेपोलियन ने जो है, नेपोलियन जो कि फ्रेंच आर्मी जनरल था, जिसने सीज कर ली पॉलिटिकल पावर कब की, 1799, यानी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ख़त्म हो गया, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ, और 1799 पे गद्दी पे कौन बैठ गया, नेपोलियन बैठ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो नेपोलियन जैसे ही गद्दी पे बैठा, नेपोलियन के बारे में हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझे, नेपोलियन जैसे ही गद्दी पे बैठा तो उसने जो है एक कोड बनाया, कोड का मतलब एक कानून बनाया, जिसको हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। तो आपसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द नेपोलियन कोड, तो उसमें जो है आप सबसे पहले लाइन लिखेंगे दैट इट इज़ आल्सो नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें था क्या, इसमें जो थे बेसिकली रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे, रेवोल्यूशनरी मतलब आंदोलनकारी प्रिंसिपल्स थे, कुछ सिद्धांत थे, किससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ, यानी जन्म के आधार पे जो भी फैसिलिटीज मिलती थी, वो सभी जो फैसिलिटीज जो प्रिविलेजेस मिलती थी, वो सभी की सभी उसने क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी। अब जन्म के आधार पे किसको मिलती थी, बेसिकली राजा को मिलती थी, है ना, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये वाली जो प्रिविलेजेस जो राजा को मिलती थी या और लोगों को मिलती थी, नोबल्स वगैरह को, वो सब जो है खत्म कर दी गई थी, ठीक है। सब, और इसमें है सबसे पहला सिविल कोड 1804 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के सामने सभी एक समान है। ऐसा नहीं कि भैया राजा की अगर गलती है तो राजा जो है कानून से बड़ा हो जाएगा, पहले क्योंकि ऐसा होता था, क्योंकि फ्रांस में क्या थी सर, मोनार्की थी, मोनार्की, और मोनार्की में क्या होता है कि राजा महान होता है, ठीक है, और लॉ जो होता है वो सुप्रीम नहीं होता, राजा सुप्रीम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने चीज़ की इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भैया कानून के सामने सभी एक समान है, ऐसा नहीं कि राजा आए, रंग का आए, कोई भी आए, सबको जो है इक्वल बराबर से सजा मिलेगी, ठीक है, बराबर से जो है उसकी सुनवाई होगी। दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है सिर्फ राजा या नोबल्स को नहीं होगा, अब से सभी प्रजा को होगा, ठीक है, सभी लोगों को होगा। तीसरा है रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जन्म के आधार पर जो भी प्रिविलेजेस मिली हुई थी लोगों को, राजा वगैरह को, उन वो जो है क्या कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए। ये तो था सर आपका नेपोलियन कोड। नेपोलियन ने कुछ और मेजर्स, कुछ और चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सिस्टम जो है इसने अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, बेसिकली कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, वो फोर्स्ड लेबर करते थे, फोर्स्ड लेबर की प्रैक्टिस करते, यानी कि ज़बरदस्ती जो है लोगों से काम करवाते थे, ज़बरदस्ती उनसे जो है अपने खेत जुतवाते थे,
ओके, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरी चीज इसने क्या की, फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मेनोरियल डो। सर्फडॉम का मतलब क्या होता है, बेसिकली फोर्स्ड लेबर, यानी जबरन काम करवाना, जबरदस्ती काम कराना। उसके बाद दूसरी टर्म है यहाँ पे मेनोरियल ड्यूज। मेनोरियल ड्यूज का मतलब क्या है, ये जो किसान लोग थे, यानी ये जो पीजेंट्स थे, किसान लोग थे, ये जो पैसे देते थे यानी टैक्स देते थे किसको, लैंडलॉर्ड्स को, इसको हम क्या कहते हैं, मेनोरियल ड्यूज। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, इन टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ओके, और क्या किया इन्होंने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। ठीक है, ये नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए। लेकिन नेपोलियन की एक दिक्कत क्या थी कि नेपोलियन करना चाहता था मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच डोमिनियन। नेपोलियन का था कि भैया वो सिकंदर बनना चाहता था और फ्रांस की जो सीमाएं हैं उसको और आगे तक पहुंचाना चाहता था। ठीक है, अब फ्रांस को बढ़ाने के लिए बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट है, मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मिलिट्री किससे चलती है भैया, पैसे से चलती है। और पैसा नेपोलियन ने फिर कहां से लिया, नेपोलियन ने लगाए लोगों के ऊपर टैक्सेस। अब देखते हैं इसके बारे में। तभी अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, यानी कि शुरुआत में लोगों में जो जोश था वो एक तरह से आक्रोश में कैसे चेंज हो गया, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतने ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है लोगों के विचार चेंज हो गए। उसका कारण क्या था हम समझेंगे। रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। उसका कारण ये था बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन, क्योंकि नेपोलियन क्या चाहता था, नेपोलियन चाहता था फ्रांस रूल बढ़ाना चाहता था। ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरीज करना चाहता था, टेरिटरीज की एक्सपेंशन करना चाहता था। और उसके लिए क्या चाहिए थी, मिलिट्री। और मिलिट्री के लिए क्या चाहिए भैया, पैसा। ठीक है, और पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस लगा के। और जब लोगों से आप टैक्सेस इतने ज़्यादा वसूलोगे तो लोग तो जाहिर सी बात है आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है इंक्रीज टैक्सेशन। दूसरा है सेंसरशिप। सेंसरशिप जो है कई सारे अखबारों में, न्यूज़पेपर वगैरह में लगा दी गई ताकि वो नेपोलियन के बारे में कुछ अनाप शनाप, कुछ गलत जो है ना छाप सके। ठीक है, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। जबरन जो है फ्रेंच आर्मीज में लोगों की जो है नियुक्ति होने लगी, रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, ताकि रेस्ट ऑफ यूरोप को जो है हम क्या कर सके, नेपोलियन क्या कर सके, उसके ऊपर कब्जा कर सके। ठीक है, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आए थे वो सब जो है उसकी महत्वता जो है वो कम होगी। और ये सब जो हॉस्टिलिटीज वाली चीजें हैं, जैसे टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप कर दी, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, इनकी जो हॉस्टिलिटी थी वो जो है बढ़ने लगी। ठीक है, और एडवांटेजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में लाए थे वो जो है कम होने लगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इन इनिशियल इंथुजियाज्म वाज टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। नेशनलिज्म और नेशन का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, देखिए ध्यान से समझेंगे। देखिए सर, ये वेस्टर्न यूरोप है, ये सेंट्रल यूरोप है, और ये है आपका ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो है आपके किसान लोग रहते थे, टेनेंट्स जिनको बोलते हैं, और स्मॉल ओनर्स रहते थे। ठीक है, और ईस्टर्न में जो है आपके एरिस्टोक्रेट क्लास रहती थी। एरिस्टोक्रेट क्लास मतलब अमीर लोग रहते थे। ठीक है, और यहाँ जो है सारे किसान रहते थे। ठीक है, अब देखिए ये वाला एरिया जो है ज़्यादा है और ये जो है कम है। ठीक है, तो यानी कि पीजेंट्स जो थे वो मेजोरिटी में थे और एरिस्टोक्रेट क्लास जो थी वो थी आपकी माइनॉरिटी में। ठीक है, पीजेंट्स मेजोरिटी में, एरिस्टोक्रेट क्लास माइनॉरिटी में। अब हुआ क्या, वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में जो है इन्होंने, यानी ये जो अमीर लोग थे, इन्होंने क्या लगाए, अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए सर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए। और इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए तो वहां पे जो है लोगों को रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला तो लोगों के पास पैसे आए, लोगों के पास पैसे आए तो भैया उनकी इनकम बढ़ी। अब इनकम बढ़ी तो उनके शौक बढ़े, और धीरे धीरे जो है उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, और वहाँ पे राइज हुआ एजुकेटेड मिडिल क्लास का, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों का। ठीक है, अब जब एजुकेटेड मिडिल क्लास राइज होगी तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एजुकेटेड जो लोग होंगे उनको जो है अपने क्या पता होंगे, उनको अपने राइट्स पता होंगे, क्या हमारे अधिकार हैं। ठीक है, तो इनको अधिकार पता चले, और फिर जो है आइडिया राइज हुआ किसका, नेशन का। तो देखते हैं कैसे। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी अर्ली 19th सेंचुरी, देखिए वो कहते हैं कि आइडिया ऑफ नेशनल
यूनिटी जो है इट इज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिबरलिज्म वर्ड का मतलब है, लिबरलिज्म जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, लिबर उससे लिया गया, जिसका मतलब है फ्री, आजाद। तो लिबरलिज्म फॉर न्यू मिडिल क्लासेस, जो सी मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगने के बाद जो है राइज हुई, उसका मतलब उनके लिए था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, कि एक इंडिविजुअल को आज़ादी हो और इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी एक समान हो। लिबरलिज्म का मतलब जो है दो तरह से, एक पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। देखिए, राजनीतिक तौर पे यानी पॉलिटिकली गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी जो गवर्नमेंट जो भी बनी हो वो कंसेंट से बनी हो, यानी कि लोगों के मत से बनी हो। दूसरा, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी, यानी तानाशाही खत्म हो। आपको पता ही है कि अरिस्टोक्रेसी जो है नेपोलियन के टाइम पे थी, है ना, नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन से पहले मोनार्की में भी था, ठीक है ना। तो अरिस्टोक्रेसी वो एंड होनी चाहिए, एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो भी प्रिविलेजेस मिली है वो एंड अप होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू द पार्लियामेंट। ठीक है ना, यानी संविधान और संविधान होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट जो है किनको रिप्रेजेंट करे, पीपल को रिप्रेजेंट करे, लोगों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, लोगों द्वारा चयन की गई हो उसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा, इकोनॉमिकली इसका मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी गवर्नमेंट द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की हो उससे क्या मिले, हमें आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले। ठीक है, तो लिबरल वर्ड का मतलब है, लिबर मीन्स फ्री, आज़ादी मिले। राजनीतिक तौर पे आज़ादी मिले, किससे आज़ादी मिले, एरिस्टोक्रेसी से, एरिस्टोक्रेसी से मिले, तानाशाही से मिले, क्लरिकल प्रिविलेजेस से मिले। ठीक है, और इकोनॉमिकली किससे मिले, रेस्ट्रिक्शन से मिले। ठीक है ना, जो भी रुकावटें जो हैं गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं उनसे आज़ादी मिले। उसके बाद अब बारी आती है राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। देखिए सर, 1789 में नेपोलियन जो है फ्रेंच आर्मी जनरल बना। ठीक है, फ्रेंच ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन 1799 में ही सीज द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। 1799 में ये बन गया इसने जो है कंट्रोल ले लिया किसका, फ्रेंच गवर्नमेंट का। और 1804 में ये खुद ही राजा बन गया। भाई साहब, राजा को हटा के खुद ही राजा बन गया 1804 में। देखिए कितनी बड़ी मूर्खता की है। उसके बाद थ्रू नेपोलियनिक वॉर, यानी कि वॉर के जरिए ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। अब आप देखिए, पीछे हमने आपको बताया था कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो है कौन सी क्लास राइज हुई थी, आपकी एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, और यहां तक जो है एक्सपेंशन कर दी। और जब मैंने आपको बताया कि एजुकेटेड लोगों को क्या पता थे, अपने राइट्स पता थे, यानी अधिकार पता थे, तो यहां हम देखेंगे कि थ्रू नेपोलियनिक वॉर ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप। और हुआ क्या, इन 1815, जून 1815 एक बैटल हुआ, जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, जो कि बेल्जियम में हुआ। वहां पे नेपोलियन फोर्सेस वर कलेक्टिवली डिफीटेड बाय द रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशियंस एंड ब्रिटेन, इनके द्वारा जो है हरा दी गई, विच लेड टू द एंड ऑफ नेपोलियन रीन एंड फ्रांस डोमिनेशन ऑफ यूरोप। यानी फ्रांस की डोमिनेशन जो है वो खत्म होगी। आपसे पूछ लेगा फ्रांस की डोमिनेशन कब खत्म हुई थी, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, और बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जो है एक ट्रीटी साइन हुई, यानी समझौता साइन हुआ, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। कब हुई, 1815 में। ये डेट्स जरूर याद रखना। ट्रीटी ऑफ वियना जो थी, आउटकम थी किसकी, बैटल ऑफ वाटरलू की। ठीक है, वाटरलू खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई, और जिसके बाद बर्बन डायनेस्टी को जो है दोबारा से गद्दी पे बिठा दिया गया, यानी कि मोनार्की जो है दोबारा से इस्टेब्लिश कर दी। भैया ध्यान पे रखो, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, यानी नेपोलियन ने जो फ्रांस की टेरिटरीज जो है, जो एक्सटेंशन की थी, उसको जो है दोबारा से उन लोगों को वापस दे दिया गया। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ठीक है ना, कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं इसके पास साइड में लगा दिए गए। ठीक है, नए बना दिए गए, ताकि फ्रांस की एक्सपेंशन को जो है क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके फ्यूचर में। देखिए, आपको बताएं कि बेसिकली नेपोलियन के बाद, जब नेपोलियन ख़त्म हो गया, मैंने आपको बताया बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, इसके बाद जो
लोगों की जो सोच थी, स्पेशली मोनार्की की जो सोच थी, वो ये थी कि दोबारा से मोनार्की रूल जो है इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, कि पुराना ऑर्डर ही बढ़िया था, नेपोलियन ने तो हमें ऐसे ही गुमराह कर दिया था, तो मोनार्की को जो है दोबारा से रिस्टोर किया जाए। ठीक है, इस तरह की सोच को कहते हैं कंजर्वेटिव सोच। जैसे कि लिखा है, मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जो कि नेपोलियन द्वारा ओवरथ्रोन की गई, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। यानी कि लोगों की जो है किस तरह की सोच होगी, कंजर्वेटिव सोच होगी। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म जो है वो राइज हुआ। अब देखिए कंजर्वेटिज्म का मतलब आपको एग्जांपल से बताते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये बच्ची जो है, लेट्स से अब आप ही हैं जाके लेक्चर सुन रहे हैं दीपांशु सर का, और आपकी मम्मी कह रही है कि क्या है सारा दिन फ़ोन में ही लगी रहती है ना, कोई काम धाम नहीं है तेरे को, और आपकी इस तरह से शक्ल हो गया। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि मम्मी की जो है वो किस तरह की सोच है, कंजर्वेटिव सोच है। ठीक है ना, यानी कि मम्मी कह रही है कि किताब से नहीं पढ़ सकती, मोबाइल में ज़्यादा ही कुछ है। तो इस तरह की सोच को कहते हैं पुरानी सोच, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोच होती है ना, पुरानी सोच। अब यहीं दूसरी फोटो में देख सकते हो, ये किसका एग्जांपल, लिबरलिज्म का। ये है लिबरलिज्म, यानी उदार सोच। यानी कि पापा जो हैं अलग से वो लैपटॉप पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, मम्मी अलग जो है चैटिंग कर रही है, बच्चे अलग जो है गाने सुन रहे हैं, जो भी म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, जो भी। ओके, तो इस तरह के लोगों को कहते हैं लिबरल सोच वाले, और इस तरह के लोगों की सोच को कहते हैं कंजर्वेटिव सोच। अब देखिए डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म का मतलब है अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, यानी जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस देती हैं, उसकी जोर देती है। जैसे इसकी मम्मी कह रही हैं कि बेटे हम नहीं पढ़े क्या बिना फ़ोन के, हैं तुम्हारे को स्पेशल फ़ोन चाहिए है ना। यानी कि पुराना जो सब कुछ है वो बढ़िया है, तुम क्यों नए की तरफ जा रहे हो। ठीक है ना, एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, और उसमें उनकी लोगों की सोच होती है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी टू क्विक चेंज। ठीक है, एकदम से जो है आप डेवलपमेंट मत करें, है ना, एकदम से जो है आप ज़्यादा फ़ोन पर ना जाएं, या एकदम से जो है नई सोच ना लेकर आए, पुरानी सोच जो है उस पर जो है ध्यान दें, है ना, वो बढ़िया ज़्यादा। तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव सोच वाले लोग। तो न्यू कंजर्वेटिज्म जो कि राइज हुआ किसके बाद, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म मीन्स कंजर्वेटिव्स लोगों द्वारा जो फैलाया जाता है। तो कंजर्वेटिव्स का ये मानना था, दे बिलीव दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, यानी राजा को दोबारा से गद्दी बिठाया जाए, चर्च बनाया जाए, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन ने इस चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया था, यानी कंजर्वेटिव की सोच को। दिस स्ट्रेंथन द मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की एंड मेक स्टेट पावर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मॉडर्न पावर एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमिक इकोनॉमी, abolition of feudalism and serfdom strengthen the autocratic monarchy of Europe। यानी कि वो सर्फडम यानी फोर्स लेबर, यानी जिस तरह फोर्स लेबर की जाती थी वो सब सही था, और ये सब चीज़ें जो हैं मिलके वो क्या स्ट्रेंथन कर रही हैं, स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ऑटोक्रेटिक मतलब वही तानाशाही बादशाहत जो चल रही थी यूरोप में, उसको जो है क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि कंजर्वेटिव है, क्योंकि पुरानी सोच है। पुरानी सोच यानी कि जो पहले चल रहा था वो सब सही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं सर। और कंजर्वेटिव का जो रिजाइम था वो क्या था, ऑटोक्रेटिक, यानी कि तानाशाही, है ना। जैसे फोटो में ये देखिए मम्मी जो है ताने मार रही है कि कल मुही कहाँ, तू फोन में कहाँ लगी हुई है, कहाँ किससे बात कर रही है, ये वो। तो इस तरह से बेसिकली। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाही। ठीक है, नो टोलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ठीक है ना ही वो क्रिटिसिज्म कोई सहते थे, ना ही कोई डिसेंट। ठीक है, दे कर्ब द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना, वो उन एक्टिविटीज को दबा दिया जाता था, उन एक्टिविटीज को जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाती थी। इम्पोज द सेंसरशिप लॉज ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग। ठीक है, सेंसरशिप लॉज मतलब जो अखबार इस तरह की निंदा करते थे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की, या जो किताबें या जो प्लेज या जो सॉन्ग निंदा करते थे, उनके ऊपर क्या इंपोज कर दिए गए, सेंसरशिप लॉज, यानी उन पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। मेजर इश्यूज टेकन बाय द लिबरल नेशनल। अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह की सोच थी। ठीक है ना, एक तो कंजर्वेटिव सोच जो कि किसके बाद पैदा हुई, आपके
नेपोलियन के हारने के बाद, यानी बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। और नेपोलियन के दौरान ही जो एक सोच उभरी थी जिसका नाम था लिबरलिज्म, ठीक है। तो इश्यूज जो हैं लिबरल नेशनलिस्ट ने जो उनसे उठाए वो क्या थे? पहला, फ्रीडम ऑफ प्रेस। उन्होंने कहा कि भैया प्रेस की आज़ादी मत छीनो, है ना। अखबार तो क्या है? अखबार तो सत्य दिखाती है, जो सच है वो दिखाती है, लेकिन आप सच ही नहीं दिखाने दे रहे। आप किस तरह की गवर्नमेंट हो? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसके बेसिकली खिलाफ थी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने जो है बेसिकली क्या करना शुरू किया? इनको दबाना शुरू किया, ठीक है। और जब आपको पता है, जैसे इसमें अभी आपने पढ़ा कि जब इन्होंने दबाना शुरू किया, एक्टिविटीज को कर्ब किया, दबाना शुरू किया, सेंसरशिप लॉज लगाने शुरू किए। और वही बात है कि जब आपकी मम्मी जो है आपको रोज रोज टोकने लग जाए कि बेटा फोन पे नहीं पढ़ाई करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, तो आप क्या करोगे? आप बागी बन जाओगे, है ना। आप बागी बन जाओगे या सीक्रेटली जो है फोन चलाओगे, ठीक है ना, या फोन में जो भी है पढ़ाई वढ़ाई करने की कोशिश करोगे, मम्मी को ना पता चले। तो वही हुआ कि रिप्रेशन की वजह से, रिप्रेशन के डर से कई लिबरल नेशनलिस्ट तो चले गए अंडरग्राउंड, है ना। कईयों ने कहा कि ठीक है भाई, अब से जो है हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो अंडरग्राउंड हो रहे हैं, हम तो मोबाइल हमारी मम्मी देती ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप, ठीक है। कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बन गई, ठीक है, यानी सीक्रेटली जो है फोन को आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, फोन कर रहे हो, अपना यूज कर रहे हो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया, आंदोलनकारियों को ट्रेन किया, स्प्रेड देयर आइडियाज, ठीक है, आइडियाज को जो है अपने प्रोपेगेट किया, फैलाया, टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स, ठीक है, यानी कि राजा की जो गवर्नमेंट थी उसको जो है अपोज किया। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है ना, लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए जो है उन्होंने फाइट की। और इसी में ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है सीक्रेट सोसाइटी के एक व्यक्ति का, जिसका नाम है जोसिपे मजीनी, जूसिपे मजीनी, ठीक है, जूसिपे मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। आपसे पूछ लगता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसिपे मजीनी। तो ये मात्र 24 साल उम्र थी इसकी। ही वाज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी इन इटली। कार्बनरी जो थी एक आपकी इनको चारकोल मेकर्स को बोलते हैं, कार्बनरी, ठीक है, जो चारकोल बनाते थे, ठीक है, चारकोल मेकर्स, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी इन इटली, ओके, ध्यान पे रखेंगे। ही फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। आपसे पूछ लेगा कौन कौन सी? एक तो यंग इटली जो कि मर्सेलिस में बनाई, और दूसरी यंग यूरोप जो कि बर्नी में बनाई। उसका ये मानना था, ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना, कि भैया भगवान ने जो है नेशन जो बनाए हैं वो क्या है? एक नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है ना, इंसान के लिए बनाए हैं, ठीक है। हिज ऑपोजिशन टू मोनार्की, वो बादशाहत को जो है, मोनार्की को जो है अपोज करता था। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो क्या चाहता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहता था। फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, ठीक है, जिससे जो कंजर्वेटिव्स थे वो डरे हुए थे, ठीक है, उनको डराता था बेसिकली। ही फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो वही है, जाहिर सी बात है, अगर आप बगावत करोगे, आप कहोगे कि भैया हमें घर में डेमोक्रेसी चाहिए, यानी हमें जो है हमारे हिसाब से जो है रूल चलेगा। यानी अगर हम कहेंगे हमने लेक्चर जो है फ़ोन पे सुनना है तो फ़ोन दिया जाना चाहिए, अगर हमें किताब का मन है तो किताब, यानी कि सबका डेमोक्रेसी में क्या है, यानी कि सबको बोलने का अधिकार है, ठीक है ना। तो यही ये चाहता था, ठीक है। और 1831 में फिर हुआ कि इस बेचारे को जो है देश निकाला कर दिया। ही सेंट इनटू एग्जाइल, यानी देश निकाला, फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन द लिंगुरिया। लिंगुरिया इज अ प्लेस इन इटली, ठीक है ना, वहाँ पे इसने जो है आंदोलन छेड़ दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसको जो है हट निकाल दिया गया देश से 1831 में। तो ये थी सर आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी, ओके। तो जिसको हमने पढ़ा सारों को, ठीक है, एक एक करके जो है हमने डिस्कस किया। एक बार दोबारा से क्विक रिकैप कर देते हैं फटाफट से। इसमें देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1779 से 1789 के बीच में हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेजर्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए। तो इसमें ध्यान रखना, ला पात्रे ला सितियोन का आइडिया जो है फैलाया गया, न्यू फ्रेंच फ्लैग अडॉप्ट किया गया, नेशनल असेंबली बनाई गई, न्यू हिम्स, ओथ्स, मार्टियर्स जो हैं सब जो है देश के नाम पे होंगे शहीद, ठीक है। और फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, एक ही कानून होना चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्टेड।
फ्रेंच भाषा जो है वो लिखी जाने लगी, बोली जाने लगी पेरिस में और कॉमन लैंग्वेज बन गई देश की। मिशन क्या था फ्रेंच के लोगों का? लिबरेट कराना है, आज़ादी दिलवानी, किससे? डेस्पोटिज्म से, ठीक है, और हेल्प करनी है दूसरे लोगों की, ताकि वो भी जो है नेशन बना सके, राष्ट्र बना सकें, ठीक है। किन किन ने पार्टिसिपेशन किया? स्टूडेंट्स ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, दे सेट अप द जैकोबिन क्लब्स, फ्रेंच आर्मी ने भी आइडिया फैलाया, नेपोलियन ने सीज कर ली थी पॉलिटिकल पावर 1799 में। नेपोलियन जैसे ही गद्दी पे बैठा तो उसने बनाया सिविल कोड ऑफ 1804, ध्यान पे रखना। इसमें रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल जो है इंट्रोड्यूस किए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी एक हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अदर चेंजेस इंट्रोड्यूस, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, किसानों को जो है फोर्स्ड लेबर यानी सर्फ डॉम से जो है फ्री किया, मेनोरियल ड्यूज से जो फ्री किया यानी जो लगान देते थे उससे जो है फ्री किया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। नेपोलियन का लेकिन पैशन था भैया मिलिट्री एक्सपेंशन, जिसके लिए इसने लोगों पे टैक्सेशन लगाया, सेंसरशिप लगाया, फोर्स कंस्क्रिप्शन, और जिसके कारण लोगों ने जो है इसके खिलाफ जो है फिर आवाज़ उठानी शुरू की। और फाइनली उसके बाद हाउ डिड नेशनलिज्म आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज, इसमें हमने आपको बताया कि वेस्ट में और सेंट्रल में आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए गए, जिसके बाद जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वहाँ पे राइज अप हुई और उनको अपना राइट्स के बारे में पता चला, और वहाँ से शुरुआत हुई लिबरलिज्म की, ठीक है ना। लिबरल का मतलब होता है फ्री। ये लिबरलिज्म न्यू मिडिल क्लासेस के लिए था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके दो मीनिंग होते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली मीन्स कि गवर्नमेंट जो बनेगी वो किसी बनेगी गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। इकोनॉमिकली मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड। उसके बाद नेपोलियन का किस तरह से राइज हुआ, किस तरह फॉल हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, ट्रीटी ऑफ वियना। उसके बाद कंजर्वेटिज्म जो है दोबारा से राइज हुआ नेपोलियन के बाद, ठीक है ना। कंजर्वेटिज्म को बेसिकली किसने आवाज़ उठाई? लिबरल्स ने, ठीक है ना। उन्होंने बोला भैया फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों छीन रहे हो? और फिर जब लिबरल्स को भी रिप्रेस किया तो फिर पैदा हुए रेवोल्यूशनरीज, और फिर रेवोल्यूशनरीज ने दिखाया हमने कि सीक्रेट सोसाइटीज़ किस तरह से नई नई बनाएगी। एग्जाम्पल हमने लिया जूसेप्पे मज़ीनी का, ओके, जो कि इटालियन का एक रेवोल्यूशनरी था, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। सो बेसिकली थैंक्स फॉर टुडे वाचिंग आवर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।